हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने ये सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि डेली करंट अफेयर पर है और फुल डे एनालिसिस मैं आप लोगों को हर रोज देता हूं। तो आज के हमारे इस वीडियो में 4 अगस्त 2022 के लिए मैं आपके लिए फुल डे एनालिसिस लेके आया हूं। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं हर बार कि आज की जो हमारी बीपीडीआई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडेंट्स चाहे वो कोई भी हो वो हमारी वेबसाइट पे जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जोन से भी मीडियम में वो पढ़ना चाहता है वो उसको एक्वायर कर सकता है, चाहे वो डेली पढ़ना चाहे, वीकली पढ़ना चाहे, मंथली पढ़ना चाहे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आई एग्जाम बी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाउनलोडेबल मिल जाएगी जिससे आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे उसका आपको फुल डे एनालिसिस देता हूं, जो भी आज की मुख्य घटनाएं थी आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि आप सभी को पता है 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था, अलकायदा ने सबसे पहले यहां पे आपने समझना है कि एक टेररिस्ट अटैक किया था न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसके पीछे 2 मास्टरमाइंड माने गए थे, दैट इज ओसामा बिन लादेन और दूसरा अय्यान अल जवाहिरी। तो इस संडे में होता क्या है, आपको इतना तो पता है कि 2 मई 2011 में नेवी सील ने एबोटाबाद में, पाकिस्तान के एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। अब उनका जो दूसरा अपराधी था जो कि था अय्यान अल जवाहिरी, जो कि अभी वर्तमान में जो कि करंटली क्या कर रहा था, अफगानिस्तान के काबुल में रह रहा था और हक्कानी ग्रुप जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान का, हक्कानी ग्रुप को लीड कर रहा था। तो अब उनका ये जो हमारी यूएस आर्मी थी एक तरीके से वो इस पे क्या कर रही थी, ट्रेस कर रही थी। तो यहां पे उन्होंने इस पे किससे हमला करा, ड्रोन से हमला करा। और ड्रोन से हमला करना ऐसा नहीं करा कि पूरा घर उन्होंने नहीं तोड़ा, वो ऐसा ड्रोन था जिससे वो सीधा उसके यहां पे घुस गया और सीधा उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल गया, जिससे अय्यान अल जवाहिरी की मौत हो गई। और यहां पे जो परिजन थे, जो रिलेटिव थे, जिनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी 2001 में, तो वहां पे उनके परिजनों ने जो बाइडेन को थैंक्स बोला, क्योंकि उनके जो दोनों अपराधी थे जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिसमें 2400 लोग मरे थे, उनका बदला यहाँ पे पूरा लिया और जिससे उनके जो फैमिली थे उन्होंने जो बाइडेन को थैंक्स बोला है। तो आपने याद रखना है कि जो अय्यान अल जवाहिरी था ये था हक्कानी ग्रुप को अभी लीड कर रहा था। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के फुल डे एनालिसिस पे। तो यहां पे देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क क्या होता है इसमें आपको बता देता हूं मैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे पेंशन फंड की अथॉरिटी हो गई, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, बहुत सारी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके बीच में ना एक डाटा का एग्रीमेंट होता है, एक डाटा शेयरिंग का, ताकि वो जो डाटा है वो एक सेफली मोड पर शेयर कर पाए। तो ये डाटा शेयर करने के लिए भारतीय सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, एक तरीके से ये इनिशिएटिव है अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। तो यहां पे आपने समझना है कि 12th यानी कि जो हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने तो अभी तक ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। और साथ ही साथ में अब 22 मेजर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक इसको क्या कर दिया है, साइन कर दिया है, जब से ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2021 में। तो यहां पे आपने ध्यान देना है सितंबर 2021। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। तो यहां पे हमारे 12 के 12 जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सरकारी बैंक है वो क्या हो चुके हैं, अब इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, जीएसटी। जीएसटी हर बार आता है, हर बार आपको याद रखना है ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 279A में आता है। सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन था, तो ये था फ्रांस। भारत का नंबर कौन सा है जीएसटी को लागू करने में, तो ये है 140। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसने किसको रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया वैल्यू एडेड टैक्स को। तो वैट जो कि भारत में लागू होता है 2005 में और इसको हटाया गया 1 जुलाई 2017 में जीएसटी के द्वारा। तो यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, जीएसटी रिप्लेसेस वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो ये जीएसटी ने हटाया था और फ्रांस क्या था, सबसे पहला कंट्री था जिसने लगाया था। अब ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपने यहां पे ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक क्या है, एक तरीके से पर्टिकुलरली क्या करता है, एवरी डेस्टिनेशन पर ये टैक्स लगाता है। ठीक है, एवरी डेस्टिनेशन पे यहां पे इस पे एक टैक्स लगता है। तो यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। जीएसटी आपका ये हो गया। तो जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में अभी कुछ बदलाव हुए हैं, जीएसटी में बहुत सारे बदलाव आपको
देखने को मिलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें बैटरीज नहीं है उन पे 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये आप ध्यान देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी बैटरीज नहीं है उनके ऊपर 5% जीएसटी। दूसरा मैंगोस जो फ्रेश है, स्लाइस्ड है या फिर ड्राइड है उन पे 12% जीएसटी, और कैटल फीड यानी कि जो चारा है उन पे भी टैक्स लगेगा 5%। तो ये जीएसटी का नया एक तरीके से लॉ है। स्कीम्स और इवेंट्स, देखिए भारत नेट स्कीम अभी न्यूज में है। भारत नेट स्कीम ना कोई अभी नई स्कीम नहीं है, ये 1995 में आ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते रहे। सबसे पहले जब ये आई तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, उसके बाद इसको लाया गया किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं 2015 में ये आता है भारत नेट। हालांकि ये जो पुरानी कोई हमारी पहले से कोई स्कीम चलती आ रही थी उसको रिनेम करा था और भारत नेट बनाया था 2015 में। तो 2015 में इसको लेके किसमें आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आज की डेट में, करंट डेट में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 4 अगस्त 2022 की, तो यहां पे अश्वनी वैष्णव क्या है, एक तरीके से मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो भारत नेट के द्वारा क्या होता है कि जो भी हमारी ग्राम पंचायत है, जो भी एक तरीके से हमारे इंटीरियर एरियाज हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे हम। ये भारत नेट कहता है कि हमने क्या करना है, वाईफाई प्रोवाइड कराना है, ताकि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, यानी कि वो एरिया जहां पे कभी इंटरनेट नहीं पहुंच पाते, वो इंटरनेट का क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीएससी, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर को भी स्टैब्लिश वहां पे किया जाएगा। अगला है नशे से आजादी। आपको पता है कि 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आपने देखा 2 अगस्त में क्या चला था, 2 अगस्त में तिरंगा चला था, ठीक है, 2 अगस्त में हर घर तिरंगा। यहां पे क्या हुआ था कि पर्टिकुलरली हर दिन आपको एक नया क्या दिख रहा है, एक प्रोग्राम इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। तो अब आज की डेट में क्या हुआ था, 4 अगस्त 2022 में नशे से आजादी, नशे से आजादी किसने कराई थी, नशा मुक्त भारत अभियान। ये इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है। इन्होंने नशे से आजादी क्या करा था, पर्टिकुलरली इनिशिएटिव चलाया था, किसके लिए, नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये क्या कर सके, नशे से आजादी पा सके, या फिर जो नशा करता है उनको समझा सके, उनको बता सके कि जीवन कितना बहुमूल्य है। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, इट इज अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। ओके, कुछ पार्टनरशिप हुई है, कुछ एग्रीमेंट हुई है, वो आपको न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको यहाँ पे सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अमेजन ने क्या करा है, अमेजन ने रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपेंड करा है। तो रेलवेज, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, कौन है अभी, तो मैंने अभी आपको नाम लिया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, तो वही कौन है आज की डेट में, रेलवे मिनिस्टर भी हैं, दैट इज अश्वनी वैष्णव। तो अमेजन ने क्या बोला है कि जो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो फ्रेट, जो हमारे पैकेजेस हैं, जो हमारे कस्टमर के पैकेजेस हैं, हम जो ट्रांसफर करते हैं, हम इंडियन रेलवे के साथ अपने एग्रीमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि राखी में आप देखोगे, दशहरे में देखोगे, दिवाली में देखोगे, तो जो पैकेजेस होते हैं, घर से जो पैकेजेस होते हैं, जैसे कोई काम करता है कोई दूसरे एरिया में, तो उनको लोग क्या करते हैं, अपना पैकेजेस भेजते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड रहती है डिलीवरीज की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अपने जो एग्रीमेंट करा था इन्होंने रेलवे के साथ, उसको और एक्सटेंड कर दिया। दूसरा है एल&टी, लार्सन एंड टर्बो ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ क्या करा है, एग्रीमेंट करा है। किस चीज के लिए, कि इन्होंने बोला है अगले 5 साल के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आईटी पार्क बनाएंगे। आईटी पार्क क्या होता है, जहां पे आईटी कंपनीज आती हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी आईटी पार्क में। तो यहाँ पे एल&टी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, और जिसकी जो कॉस्ट होगी 7,000 करोड़ होगी, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये ऐसा किसने कहा है, लार्सन एंड टर्बो ने कहा है। कुछ और पार्टनरशिप भी हुई हैं, यहां पे आप लोगों ने देखना है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी, ये दोनों हालांकि एक ही पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है। इन कंपनीज ने मर्जर की उद्घोषणा करी है, जैसे आप देख रहे हो आप यहाँ पे कि मर्ज हो जाएंगी एंटिटीज, अब ये क्या बन जाएंगी, श्रीराम फाइनेंस, ये श्रीराम फाइनेंस बन जाएंगी। और इसी के साथ साथ जब ये श्रीराम फाइनेंस बन जाएंगी तो ये भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी बन जाएगी। एनबीएफसी क्या होती है, एनबीएफसी का मतलब होता है
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनीज जिनके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी रेगुलेटरी वर्क नहीं करती, ये अपने आप काम कर लेते, जैसे कि आपके स्मॉल चिट फंड्स हो गए, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, उनके ऊपर कोई भी किसी भी रेगुलेटरी फर्म का एक तरीके से जो रूल होता है और रेगुलेशंस होते हैं और गाइडलाइंस होती है, वो काम नहीं करती, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, इनका मर्जर हो जाएगा और ये एनबीएफसी बन जाएगी भारत की सबसे बड़ी। ओके, तो यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट है। यूबर एक यूएस की कंपनी है। इन्होंने क्या करा है, इनके ना कुछ स्टेक्स थे, किसमें थे, जोमेटो में। ठीक है, इनके कुछ क्या थे, जोमेटो में स्टेक थे। जोमेटो की स्थापना 2008 में करी है किसने, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने। दीपेंद्र गोयल, मैं यहां पे लिख देता हूं, दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। तो यहां पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। दीपेंद्र चड्ढा और क्या हो गया पर्टिकुलरली यहाँ पे, दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा 2008 में इन्होंने यूबर की क्या करी थी, इन्होंने जोमेटो की क्या करी थी, एस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, यूबर ने क्या करा था, अपने कुछ स्टेक्स इसमें जोमेटो में रखे थे और जोमेटो में जो ये स्टेक्स थे, ठीक है, इन्होंने अब बेच दिए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बेचा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो एक ही कंपनी को बेचे हैं। यूबर ने क्या करा कि उनकी सेल एक तरीके से सेबी को या फिर जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसमें ओपन करे, इसके तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए और उन्होंने क्या करा, जोमेटो के जो शेयर्स हैं वो एक्वायर कर लिए। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की न्यूज। एग्रीकल्चर सेक्टर की न्यूज में शुगर केन का एफआरपी। ठीक है, एफआरपी का मतलब क्या हो गया, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, एमएसपी से बहुत अलग है। एमएसपी कौन लेके आता है, सीएसीपी। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। ठीक है, प्राइजेस, ये आपने यहां पे ध्यान देना है। सीएसीपी का एफआरपी, भारत में एफआरपी कब आई थी, 2009 में आई थी। ठीक है, बिफोर 2009 से पहले क्या होता था, एसएमपी होता था। ठीक है, ये एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हो तो, अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो यहाँ पे आप एक और चीज ध्यान देना, शुगर केन, मैं सिर्फ गन्ने की बात कर रहा हूं, यहाँ पे शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो यहाँ पे यूपी आएगा। लेकिन अगर बात सिर्फ शुगर की करते हैं हम लोग कि शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो अभी जो शुगर काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट निकाली उसमें ये बताया कि महाराष्ट्र ने इस बार सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन किया है और सबसे ज्यादा शुगर की मिल्स भी आपको कहां पे मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेंगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र। अगर मैं आपको बात करूं कि एमएसपी कौन लॉन्च करता है, देखिए सीएसीपी तो रिकमेंड करती है कि हाँ भाई इतना प्राइस होना चाहिए। कौन होता है एट द लास्ट, होती है हमारी कैबिनेट, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एट लास्ट डिसीजन लेती है एमएसपी के लिए। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एफआरपी क्या होता है, एफआरपी क्या होती है, एक तरीके से एमएसपी की तरह काम करती है, जिसके तहत जो फैक्ट्री के ओनर हैं, जो मिल के ओनर है, उनको एक प्राइस दिया जाता है कि जो भाई शुगर केन फार्मर्स हैं, आपको उन्हें इतनी प्राइस तो देनी पड़ेगी उनकी उपज की, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो जब आप उनसे खरीदोगे तो आपको प्रति टन या फिर इतना टन आपको इसमें देना पड़ेगा, इतना पैसा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बता देती है या फिर ये एफआरपी निकाल देती है और ये किसानों को पता होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, इसको सरकार ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, हर पर क्विंटल में 15 रुपए। अब कितना रुपए मिलेगा आपको, 305 रुपए। ओके, स्टेट्स देख लेते हैं, स्टेट्स कौन से न्यूज में है, दिल्ली। दिल्ली के सीएम दैट इज अरविंद केजरीवाल। ठीक है, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, दैट इज विनय कुमार। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे यहाँ पे आपने बताना है मुझे, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर रीजन, ये एनसीआर रीजन में हम लोग क्या लेके आएंगे, बस सर्विस लेके आएंगे। उस बस सर्विस, वो बस सर्विस किसके अंतर्गत होगी, BS4 नॉर्म्स। BS यहाँ पे आप 6 देख रहे हो, BS6 के अंतर्गत आपको वो क्या मिलेंगे, बस सर्विसेज मिलेंगी। यानी कि वो जो प्रदूषण है,
जो प्रदूषण है यानी कि जो पॉल्यूशन जो बस छोड़ती है वो बहुत कम होगा अब, जिसमें आपको कंप्लेंट, एयर कंडीशनर, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ये बसों के क्या है एक तरीके से फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली क्या मिलेगा, इक्विप्ड विद ऐप सपोर्ट, सीसीटीवी एंड पैनिक बटन, आपको सारा का सारा उस बस के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, न्यू बस सर्विस जो कि BS जो नॉर्म्स होते हैं 6 के तहत लॉन्च करेगी, वो करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में यानी कि USA में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अभी करंट में MD कौन है, तो यहां पे आपको याद है डेविड मालपास। ADB की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ADB का है 1966, और ये 1966 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो, आप इसे सिंपली लर्न भी कर सकते हो, 44 एंड 66। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, और इसके अभी वर्तमान में आपको कौन मिल जाएंगे, इसके MD या फिर जो इसके डायरेक्टर हैं, मसात्सुगु असागावा। ठीक है, मसात्सुगु असागावा इज द करंट डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने क्या बोला है, पर्टिकुलरली इनसे बोला है बांग्लादेश ने कि भाई हमको आप लोन दे दीजिए ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट कर पाएं। तो इन्होंने 2 से 3 बिलियन की जो लोन है ये डिमांड रखी है, किसके आगे, वर्ल्ड बैंक और ADB के आगे। पॉलिटी न्यूज देख लेते हैं हम लोग, क्या रही कुछ न्यूज। तो यहां पे आया डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021। इस डाटा प्रोटेक्शन 2021 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया है, सरकार ने कैंसिल कर दिया गया है, विड्रॉ, पर्टिकुलरली यहां पे आप समझ रहे हो, इसको विड्रॉ कर दिया है 2019। अब क्या आएगा, एक तरीके से 2021 का एडवांस वर्जन आएगा, जिसके तहत सरकार को ये छूट दी जाएगी कि आप जो नागरिक हैं कुछ केसेस में उनके जो डाटा है आप उसको ले सकते हो। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई ऐसी कोई सस्पेक्टेड है, तो उसके डाटा को आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गवर्नमेंट को भी इजाजत नहीं थी कि आप किसी का डाटा यूज कर पाओ, लेकिन जो वो नया लेके आएंगी, अभी तक लाई नहीं है लेकिन लेके आएंगे, जिसके तहत सरकार को कुछ छूट दी जाएगी, जिसके तहत वो क्या करेंगे, पर्टिकुलरली यहां पर किसी भी सिटीजन का डाटा ले सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। ऐसा नहीं होगा कि जब भी चाहें वो तभी ले लेंगे। अब देखिए रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको विकिपीडिया की इमेज दिखा रहा हूं, जिसमें हम लोग विकिपीडिया में सारा कुछ कवर करते हैं। आपकी तैयारी यहां से पता चलता है कि आप कितना तैयारी करते हैं, आपको कितना पता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 51 प्लेसेस पे जंप किया है और अभी कितने में आ गए, 104 नंबर में आ गए 2022 की लिस्ट में। दूसरी LIC, ठीक है, तो LIC ने क्या करा है, पर्टिकुलरली 98th रैंक एक्वायर करी है। ठीक है, और यहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इन्होंने 28 प्लेस और जंप करी है, और 142nd जो रैंक है इन्होंने अभी एक्वायर करी है। तो यहां पे आप समझ सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 17 प्लेस क्लाइम किया है, जिससे वो 236 रैंक में आ गया है। तो ये सब आपके लिए एग्जाम में आता है, जिसे हमने विकिपीडिया में अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोग विकिपीडिया पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट में जाएंगे, तो वहां पे आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। और डेली आप अगर ये वीडियो देखते हो तो यहाँ पे आपका जो डेली करंट अफेयर कवर हो जाएगा। मैं सारी की सारी न्यूज, साथ ही में उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तरीके से ये वीडियो हमारी विकिपीडिया का एक तरीके से समरी है। अगर आपको पूरा एक बहुत बड़े विस्तार में पढ़ना है तो आपको विकिपीडिया डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुरेश एन पटेल को क्या बना दिया गया है, ये पहले विजिलेंस कमिश्नर थे यानी कि सिर्फ VC थे, अब क्या बने हैं, CVC। तो याद रखना यहाँ पे टोटल 10 होते हैं। ठीक है, एक होता है CVC और बाकी क्या होते हैं, VC होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो ये क्या है, एक कमीशन है। तो आप याद रखना इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मुर्मू ने, राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या करा है, स्वान इन एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया है। CVC भारत के कौन है अब, सुरेश एन पटेल। तो ये आपने ध्यान देना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये रंजीत रथ ने क्या करा है, एज अ न्यू चेयरमैन एंड MD बने हैं किसके, OIL के, ऑयल इंडिया लिमिटेड के। तो ये एग्जाम में आ सकता है, रंजीत रथ। ओके, और ये आपका CVC कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल। तीसरा है ITBP। ITBP की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1962 में हुई थी। ऑयल इंडिया की 1959 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आपने
ध्यान देना है कि आईटीबीपी के नए, वैसे ये एडिशनल है, ठीक है, इनको एडिशनल चार्ज दिया है, बाद में जो एडिशनल चार्ज वाले होते हैं सारे के सारे ही चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए डॉक्टर सुजोए लाल और थॉयसिन, इनको क्या बना है, एडिशनल चार्ज दिया है डीजी ऑफ आईटीबीपी, ठीक है, डीजी ऑफ आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज दिया। एडिशनल चार्ज वाले क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, अभी ये क्या आएंगे एक तरीके से कोई परमानेंट आएगा, तो मैं आपको जरूर जो हमारा फुल डे एनालिसिस होता है मैं वहां पे कवर जरूर करूंगा। तो गाइज ये था हमारा 4 अगस्त 2022 का फुल डे एनालिसिस। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाएं। मिलते हैं हमारे कल के फुल डे एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।